हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग अलाभकारी संस्था के बैलेंस शीट को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम जब अलाभकारी संस्था का बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो किस तरह से किया जाता है और साथ ही उसमें कौन कौन से ऐसे आइटम को शामिल किया जाता है। ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं और यह वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो कि बिहार स्टेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम आप लोग को एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं। तो इसमें एनसीईआरटी बुक में बैलेंस शीट के बारे में क्या दिया हुआ है और यह बैलेंस शीट जो है वह अलाभकारी संस्था का है। ठीक है, यह बैलेंस शीट अलाभकारी संस्था का है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या लिखा है बुक में। तो देखिए, अलाभकारी संस्था की अपनी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए बैलेंस शीट तैयार करती है। यानी जो एक अलाभकारी संस्था होती है वह अपना फिनांशियल कंडीशन उसका कैसा है, इसके लिए वह बैलेंस शीट को क्या करती है, प्रिपेयर करती है। उनका बैलेंस शीट भी व्यापारिक फर्मों के समान ही तैयार किया जाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो एक अलाभकारी संस्था है उनका बैलेंस शीट जो होता है वह व्यापारिक जो संस्था होता है उनके समान ही तैयार किया जाता है। ठीक है, यह वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों और दायित्वों को दर्शाता है और जो बैलेंस शीट होता है अव्यापारिक संस्था का या फिर अलाभकारी संस्था का, यह वर्ष के एंड में यानी ईयर के एंड में यह जितना भी उस फॉर्म का एसेट्स है और जितना भी फॉर्म का लायबिलिटीज है उसको दिखाता है। ठीक है, और साथ ही जब हम बैलेंस शीट को बनाते हैं तो बैलेंस शीट के दाएं पक्ष में हम लोग जितना भी एसेट्स है फॉर्म का वह दिखाएंगे और साथ ही जो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड होता है उसको हम लोग बाएं पक्ष में दिखाते हैं। ठीक है, और जब हम अलाभकारी संस्था का जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कैपिटल को हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, जबकि व्यापारिक संस्था में कैपिटल को लिखा जाता है, लेकिन जो हमारा अव्यापारिक संस्था है या फिर जो हमारा अलाभकारी संस्था है यह कैपिटल के स्थान पे क्या दिखाती है, कैपिटल के स्थान पर यह कैपिटल फंड दिखाती है। ठीक है, और आय व्यय खाते में अधिक या सरप्लस घाटे को इन जो निधि होता है यानी जो कैपिटल फंड होता है उसमें जोड़ा जाता है। आप देखिए यहाँ समझ लीजिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि बैलेंस शीट में कैपिटल है। ठीक है, बैलेंस शीट में अगर कैपिटल का अमाउंट है, ठीक है, कैपिटल फंड है, ठीक है, फंड है, और अगर मान लीजिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस आया है तो सरप्लस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। लेकिन यदि वहाँ पे अगर डेफिसिट है यानी कमी है तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट बनाते समय उसके आइटम को माइनस प्लस करते हैं। उसके बाद देखिए कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि कुछ पूंजीगत मदों, अब देखिए जैसे पूंजीगत मद यानी कि जो हमारा कैपिटल नेचर का आइटम होता है जिसमें से वसीयत आ गया, ठीक है, जिसे हम लैगसी भी कहते हैं। ठीक है, लैगसी, साथ ही जो इंट्रेंस फी है यानी प्रवेश शुल्क है और आजीवन सदस्यता शुल्क को प्रत्यक्ष रूप से पूंजी खाते में जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि जो हमारा बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग कैपिटल नेचर के आइटम को ही शामिल करते हैं और जब हम अलाभकारी संस्था का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम लोग जो वसीयत का अमाउंट होगा या फिर जो प्रवेश शुल्क होगा या फिर जो आजीवन सदस्यता शुल्क होगा यानी मेंबरशिप फी होगा उसको हम लोग पूंजी खाते में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। साथ ही पूंजी या सामान्य निधि विशिष्ट उद्देश्य पूर्ति हेतु यहाँ जैसे कि भवन निधि, खेल निधि इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा पूंजी होता है या फिर जो हम सामान्य निधि बनाते हैं यानी कि जब हम किसी भी फॉर्म का कैपिटल फंड बनाते हैं, ठीक है, कैपिटल फंड बनाते हैं या फिर जनरल फंड बनाते हैं, ठीक है, जनरल फंड बनाते हैं तो इसका उद्देश्य होता है कि जो भी संस्था की आवश्यकता है उसको यह फंड पूरा करे। ठीक है, और जब इन निधियों को तुलन पत्र में यानी जब इन फंड को बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में
अलग से दर्शाया जाता है, ठीक है। और इन जो भी हम कैपिटल फंड या फिर जो भी जनरल फंड हम बनाते हैं, इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है। कभी कभी पूंजी सामान्य निधि का आरंभिक शेष ज्ञात करने के लिए वर्ष के आरंभ में तुलन पत्र को बनाना आवश्यक होता है। अब देखिए यहाँ पे तुलन पत्र दिया है, इसको आप लोग बैलेंस शीट से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको आर्थिक चिट्ठा भी कहा जाता है, साथ ही इसको स्थिति विवरण भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें कौन कौन से ऐसे आइटम होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं या फिर उनको हम माइनस करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ अलाभकारी संस्था का बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो अलाभकारी संस्था के अंतर्गत मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इसके अंतर्गत तीन अकाउंट होते हैं वह बनाया जाता है। पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। अब आज के वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट को देख रहे हैं, तो अब जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जब हम बैलेंस शीट को बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब हम लोग का सरप्लस या डेफिसिट आएगा तो उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा या नहीं, इन सारी बातों को हम अभी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके आरंभ में जो भी बैलेंस शीट के अनुसार जो भी कैपिटल निधि होगा उसको लेंगे, ठीक है। और आय व्यय खाते से प्राप्त जो हमें सरप्लस होगा, ठीक है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो हमें सरप्लस का अमाउंट प्राप्त होगा उसको हम जोड़ेंगे। और फिर इसके बाद सबसे पहले कैपिटल फंड में हम सरप्लस को जोड़ेंगे और उसके बाद जो भी प्रवेश शुल्क है या फिर जो वसीयत है या फिर आजीवन सदस्यता शुल्क है इस वर्ष के दौरान अगर प्राप्त हुई है तो उसको भी जोड़ेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कैपिटल फंड है, बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कैपिटल फंड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सरप्लस को ऐड करेंगे, ठीक है, सरप्लस को ऐड करेंगे। साथ ही सरप्लस को ऐड करने के बाद अगर फॉर्म का कोई इंट्रेंस फी है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। उसके बाद अगर कोई लैक्सी का अमाउंट है तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद अगर कोई मेंबर फी है, ठीक है, मेंबरशिप फ़ी है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इन सारे अमाउंट को कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जितना भी फॉर्म का एसेट्स है, जो भी फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, अस्थाई संपत्तियों को तथा वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों को जोड़ने के पश्चात जो ह्रास होगा उसे घटाकर परिसंपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो बैलेंस शीट होगा उसके एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में से, ठीक है, फिक्स एसेट्स में से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे और इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आप लोग का पॉइंट है वह क्या है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष के मदों की तुलना आय, ठीक है, यहाँ का है इनकम, और व्यय खाते के आय पक्ष की मदों से करना पड़ता है हम लोग को। अब देखिए इसको समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जो रिसिप्ट साइड है इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, यानी रिसिप्ट की तुलना हम लोग इनकम से करेंगे, ठीक है। और जो पेमेंट है, ठीक है, पेमेंट है, इसकी तुलना हम लोग एक्सपेंडिचर से करेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिसको हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि देखिए, जैसे कि जो चंदा का अमाउंट है परंतु प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर अग्रिम आय है, ठीक है, या फिर वर्ष के दौरान अस्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से हुआ है, तो ये भी क्या है, एक तरह से हमारे लिए क्या है कि इनकम है, ठीक है। उसके बाद पूंजीकृत की जाने वाली मदें जैसे कि वसीयत, विशिष्ट निधियों और इन्वेस्टमेंट पर जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, इन सारे को हम लोग प्राप्ति और भुगतान और इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे और इससे हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते के भुगतान पक्ष के मदों की तुलना। अब देखिए, पेमेंट जो साइड होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, उसकी तुलना हम लोग आय
और व्यय खाते के व्यय पक्ष की मदद से करेंगे। और यह राशि निर्धारित करता है, जैसे देखिए बकाया का अमाउंट हो गया, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसके बाद जो भी एडवांस में एक्सपेंस किए गए हैं, यानी अगर एडवांस में कुछ पे किए हैं तो वह हो जाएगा, या फिर अगर फिक्स एसेट्स परचेज की गई है करंट ईयर में तो उसको ऐड करेंगे। साथ ही जो फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा उसको हम लोग शामिल करेंगे। उसके बाद जो भी कैश इन हैंड है, ठीक है, इसमें लेखन सामग्री सब आ जाएगा, यानी प्रिंटिंग, ये सब का प्रिंटिंग, पोस्टेज एक्सपेंस ये सब आ जाएगा। और फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो भी उसका अंतिम शेष होगा उसको करेंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से जानने के लिए अब देखिए नीचे यहाँ पे आप लोग को एक बैलेंस शीट भी दे दिया गया है, ताकि यहाँ से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसा है यहाँ का बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट आप लोग को दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अभी जो हम लोग इसका थ्योरी पढ़े उसी का यहाँ पे आप लोग एक बार समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल फंड लिखते हैं, यानी कि जब हम अलाभकारी संस्था का बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लाइबिलिटी, और इस साइड को हम लोग एसेट्स कहते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सरप्लस है उसको जोड़ देंगे, अगर डेफिसिट है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी चालू वर्ष का आय पूंजीकरण खाते से आया है, जैसे कि देखिए जो भी करंट ईयर का जो भी इनकम होगा अगर पूंजीगत है, जैसे बशियत, प्रवेश शुल्क, ये सब पूंजीगत आइटम है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, खास तौर पे जो लेगसी का अमाउंट होगा तो यह पूछ दिया जाएगा कि कैपिटल नेचर का आइटम है या फिर रेवेन्यू नेचर का आइटम है। फिर क्लोजिंग शेष, और फिर जो भी इसमें अवधि के दौरान प्राप्तियाँ होगी, ये सारे को हम लोग इस तरह से जोड़ लेंगे, ठीक है। और फिर जो भी बकाया होगा इसको हम लोग जोड़ेंगे, फिर जो अग्रिम आय होगा इसको जोड़ेंगे। और फिर एसेट साइड में जो भी एसेट्स होगा, जैसे कि कैश इन हैंड, ठीक है, उसके बाद अग्रिम अगर भुगतान हुआ है, ठीक है, तो ये सब एसेट्स में आ जाएगा। उसके बाद जो भी चालू अवधि के क्रय किया गया है उस अवधि का जो भी अमाउंट होगा उसको जोड़ेंगे, फिर क्लोजिंग शेष को जोड़ेंगे, और फिर चालू अवधि में क्रय किया गया जो भी सामान होगा उसको जोड़ेंगे, और उसका जो बुक वैल्यू होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे। और इस तरह से हम लोग का बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा। और दोनों बैलेंस शीट के नीचे दोनों साइड टोटल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलाभकारी संस्था के बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एमसीक्यू को लेकर आएंगे और आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक का ही, और हम कोशिश करेंगे कि अलग से भी आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यू लाया जाए, ठीक है। क्योंकि जो आप लोग का एनसीईआरटी बुक है उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि उसमें 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में है या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स है इस टाइप का है, तो वहाँ से भी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।